क्राइटेरिया का अप्रैल मंथ का पार्ट दूसरा है। तो इसका आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10वां वर्षगांठ, यानी कि 2025 है। तो ये कितना हुआ, शुरू हुआ था 2015 में। इसका संदर्भ क्या है? 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा वंदना योजना अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगी, जिसने पूरे भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बीच तक पहुंच को बदल दिया है। चर्चा में क्यों है? 2015 में शुरू हुए PMMY ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSE को समर्थन देने के लिए जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराता है। क्या है? जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराता है। इसने देश भर में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है? ऋण पहुंच 2015 से अब तक कितना है? 52.37 करोड़ ऋणों के माध्यम से 32.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए, जिसमें 100 मिलियन से अधिक पहली बार ऋण लेने वाले लोग शामिल थे। MSME ऋण वृद्धि। MSME ऋण 8.5 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2013-14 से बढ़कर 27.25 लाख करोड़ कितना था? 27.25 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 हो गया, जिससे कुल बैंक ऋण में इनकी हिस्सेदारी 15.8% से बढ़कर 20% तक हो गई। समावेशी वित्तीय पहुंच। PMMY लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच महिलाओं के ऋण वितरण में 13% CAGR और जमा में 14% CAGR की वृद्धि हुई है। सामाजिक पहुंच। सभी मुद्रा खातों में आधे खाते SC, ST, OBC के उद्यमियों के पास है। 11% अल्पसंख्यकों के पास है। महामारी राहत। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शिशु ऋण ब्याज पर 2% ब्याज अनुदान ने कोविड-19 के दौरान MSME को सुरक्षित रखा। बढ़ती मांग। शिशु ऋण की हिस्सेदारी 92% से घटकर 63% हो गई, जबकि किशोर ऋण की हिस्सेदारी 5.9% से बढ़कर 47% हो गई, जो परिपक्व होते ऋण आवश्यकताओं को दर्शाती है। भौगोलिक विस्तार। कुल वितरण में तमिलनाडु है, यूपी है, कर्नाटक सबसे आगे है। प्रति व्यक्ति ऋण देने में त्रिपुरा, ओडिशा और तमिलनाडु सबसे आगे। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर सबसे आगे, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल में वृद्धि की संभावना दिख रही है, यानी कि बहुत कम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसके बारे में। मुद्रा। माइक्रो मुद्रा M से हो जाएगा माइक्रो, U से हो जाएगा यूनिट, D से होगा डेवलपमेंट, एंड R से रिफाइनेंस, A से एजेंसी। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 2015 में सदस्य ऋण संस्थानों के माध्यम से किफायती और सपार्थिक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया। वित्त पोषण संरचना इसका क्या है? अनुसूचित वाणिज्य बैंकों RRB, NBFC, MFI के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं तथा मुद्रा लिमिटेड पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है, परंतु प्रत्यक्ष ऋण नहीं। क्रेडिट गारंटी क्या है? 2015 से माइक्रो यूनिट के लिए क्रेडिट गारंटी फंड द्वारा समर्पित। इसका लाभ। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं, शून्य संपार्श्विक, लचीला पुनर्भुगतान,
कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए मुद्रा कार्ड जारी करना। दूसरा टॉपिक है खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिकी संसाधनों पर FAO की रिपोर्ट। इसका संदर्भ क्या है? रोम में FAO के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग के 20वें सत्र के बाद FAO ने खाद्य और कृषि के लिए विश्व के पादप आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति पर अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें फसल विविधता में चिंताजनक प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया। चर्चा में क्या है? SOW3 रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 6000 पौधों की प्रजातियों की खेती के बावजूद दुनिया का 60% कृषि उत्पादन सिर्फ 9 फसल पर निर्भर करता है, जिससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ सकती है। FAO की रिपोर्ट का प्रमुख बात क्या है? वैश्विक फसल सांद्रता। वैश्विक फसल उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, आलू, सोयाबीन, ताड़ के फल, चुकंदर, कसावा द्वारा उत्पादित होता है, जो फसल विविधता में कमी का संकेत है। किसानों की किस्मों और भूमि प्रजातियों FVLR के लिए खतरा। भारत के 5 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में 50% से अधिक FVLR संकटग्रस्त है। 2016 के बीज हब जैसी पहलों ने उच्च उपज वाली किस्मों के माध्यम से दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया है। FVLR काला नमक चावल, गेहूं, कपास, कीटों, बीमारियों और सूखे के प्रति बेहतर लचीलापन प्रदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर 6% FVLR विविधता खतरे में है। दक्षिण अफ्रीका, कैरिबियाई, पश्चिमी एशिया जैसे देशों में 18% या उससे अधिक की हानि हुई है। संरक्षण में क्या क्या चुनौतियां हैं? लगभग 42% पादप वर्ग को अपने मूल स्थान पर खतरों का सामना करना पड़ता है। बाह्य स्थल संरक्षण प्रयास अपर्याप्त है। वित्तपोषण, राजनीतिक बाधाओं, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और कौशल अंतराल से जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर विविधता का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का विविधता पर प्रभाव। चरम मौसम की घटनाएं आनुवंशिक क्षरण को तीव्र करती है। कई देशों में जर्मप्लाज्म वितरण के लिए आपदा के बाद के प्रभाव का प्रभावी आंकलन नहीं है, जिससे स्थानीय रूप से अनुकूलित बीजों के पुनः प्रचलन में बाधा उत्पन्न हो रही है। CGRFA के बारे में स्थापना 1983 में, इसकी स्थापना हुआ था 1983 में। खाद्य एवं कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों की देखरेख हेतु FAO द्वारा अधिदेश, एकमात्र अंतर सरकारी मंच जो कृषि जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर केंद्रित है। सदस्यता 179 सदस्य देश तथा एक यूरोपीय संघ। मुख्य उपलब्धि इसका क्या है? पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, विविधता के संरक्षण में किसानों की भूमिका को मान्यता दी गई और पादप आनुवंशिक सामग्रियों को साझा करने के लिए एक वैश्विक ढांचा बनाया गया। पशु आनुवंशिक संसाधन एवं वैश्विक कार्य योजना 2007, पहली वैश्विक रिपोर्ट और रणनीतिक योजना के माध्यम से पशुधन जैव विविधता के संरक्षण की नींव रखी गई। अगला टॉपिक है भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की। इसका संदर्भ क्या है? भारत ने 2020 में कब शुरू किया था? 2020 में शुरू की गई ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था को बंद कर दिया, जो बांग्लादेशी सामानों को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से पारगमन की अनुमति देती थी। ढाका द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत को भूमि से घिरा लैंडलॉक जो चीन में बताया गया था, वहाँ के यूसुफ द्वारा चीन के साथ उसके गहरे जुड़ाव के बाद भारत द्वारा उठाया गया कदम है। चर्चा में क्यों है? बांग्लादेश ने चीन की बीजिंग यात्रा के दौरान भारत के 7 सिस्टर को भूमि से घिरा बताया तथा स्वयं को महासागर का बंगाल की खाड़ी का संरक्षक बताया, जिससे नई दिल्ली में रणनीतिक चिंता उत्पन्न हुई। भारत की प्रतिक्रिया, ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करना, जो बांग्लादेश के वैश्विक निर्यात के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक कॉरिडोर है। सुविधा वापस लेने का क्या क्या कारण हो सकता है? उद्योग जगत की प्रतिक्रिया, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
AEPC ने तर्क दिया कि ट्रांसशिपमेंट ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र को अनुचित बढ़त दी, जिससे वैश्विक कपड़ा बाजारों में भारत की हिस्सेदारी कम हो गई। भारत छठे स्थान पर है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। बढ़ती रसद लागत। अमेरिका यूरोप के मार्गों पर हवाई माल ढुलाई की बढ़ती दरों के कारण भारतीय धारकों ने तीसरे देश से माल ढुलाई से राहत की मांग की है, ताकि घरेलू बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर दबाव कम किया जा सके। चीन पर रणनीतिक चिंताएं। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लालमोनिरहाट एयरबेस कहाँ है? ये है बांग्लादेश में। जैसे बढ़ते चीनी निवेश ने पूर्वोत्तर प्रवेश द्वार को लेकर नई दिल्ली की चिंता बढ़ाया है। भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में बीजिंग के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नज़दीकी से ने भारत को पारगमन मार्गों पर नियंत्रण फिर से स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। इसका असर क्या बांग्लादेश के RMG के नेतृत्व में इसका 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात उद्योग अब उच्च पारगमन लागत और लंबे लीड समय का सामना कर रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावितता हो रही है। भारत के लिए इसका क्या प्रभाव होगा? ढाका के बीजिंग के करीब आने से द्विपक्षीय संबंधों में ठंडक का संकेत मिलता है। इससे WTO कानून से संबंधित प्रश्न उठ सकते हैं। GATT अनुच्छेद 5 और व्यापार सुविधा समझौते अनुच्छेद 11 के साथ संभावित तनाव जो स्थल रूट देशों के पारगमन अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगला टॉपिक है ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन। इसका संदर्भ क्या है? यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बढ़ते खतरों का सामना करते हुए 5 अग्रिम पंक्ति के नाटो देश ओटावा कन्वेंशन से यह तर्क देते हुए खुद को अलग कर लिया है कि युद्ध विराम से रूस को अपने बारूदी सुरंग भंडार को फिर से हथियार बंद करने का मौका मिल सकता है। इससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चर्चा में क्यों है? 5 देश कौन कौन थे? पोलैंड था, फिनलैंड था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने औपचारिक रूप से एंटी पर्सनल माइन्स पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 1997 के ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। इन देशों को डर है कि बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता बनाए रखे बिना शत्रुता रोकने से पुनः रूसी आक्रमण के प्रति असुरक्षित हो जाएंगे। ओटावा कन्वेंशन 1997 क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? क्रमिक विरोधी बारूदी सुरंगों के उपयोग, निर्माण, भंडारण और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, जो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक घातक बनी रहती है। प्रमुख दायित्व इसका क्या? 4 वर्षों के भीतर मौजूदा खदानों को नष्ट करना, खनन प्रभावित क्षेत्रों को साफ करना, पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास के माध्यम से सहायता प्रदान करना। इसमें केवल एंटी पर्सनल माइन्स, व्यक्तियों को अपंग करने या मारने के लिए डिजाइन की गई शामिल है। एंटी व्हीकल माइन्स शामिल नहीं है। अंगीकरण एवं प्रभाव। सितंबर 1997 ओस्लो में सहमति हुई और मार्च 1999 से प्रभावी हुआ। सदस्यता 164 देश शामिल है। उल्लेखनीय गैर हस्ताक्षरकर्ताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और भारत है। भारत किसमें है? हस्ताक्षरकर्ता में नहीं है। 2000 क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन डबलिन। उद्देश्य इसका क्या था? क्लस्टर हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाना। ऐसे हथियार जो व्यापक क्षेत्रों में कई विस्फोटकों को फैलाते हैं, जिससे नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। स्थिति 111 देशों द्वारा अनुसमर्थित, 12 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पूर्ण प्रवेश लंबित। हाल ही में हुए घटनाक्रम क्या था? लिथुआनिया ने भी इस संधि से बाहर हो गया। प्रमुख सैन्य शक्तियाँ भारत, अमेरिका, रूस, चीन, यूक्रेन, इजराइल रणनीतिक और सैन्य कारणों का हवाला देते हुए इस समझौते से बाहर है। अगला टॉपिक है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। इम्पोर्टेंट है। इसका संदर्भ क्या है? थाईलैंड की अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता? थाईलैंड की अध्यक्षता और बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला विषय। इसका सब्जेक्ट क्या है?
बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला विषय के तहत बैंकॉक में आयोजित हुआ है। थाईलैंड के में यानी बैंकॉक में आयोजित छठे शिखर सम्मेलन में नेताओं ने गहन क्षेत्रीय एकीकरण के लिए रोड मैप तैयार किया है और भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है। सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या है? बैंकॉक विजन 2030, शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र को अपनाना तथा आर्थिक एकीकरण, जलवायु लचीलापन, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर केंद्रित दीर्घकालिक योजना। 21 सूत्री भारतीय कार्य योजना। उत्कृष्टता केंद्र भारत में आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को कवर करने वाले 4 केंद्रों की स्थापना। यूपीआई बिम्स्टेक भुगतान लिंक। यूपीआई बिम्स्टेक भुगतान लिंक भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई। भारत के यूपीआई को क्षेत्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ एकीकृत करने का प्रयास। ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का परिचालन। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पायलट। सदस्य देशों में ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए एक अध्ययन है। बौद्धिक कार्यक्रम। बिम्स्टेक देशों के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण सहित कौशल विकास पहलों का शुभारंभ। स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग। एक क्षेत्रीय कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण योजना। व्यापार एवं व्यवसाय मंच। आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वार्षिक व्यवसाय शिखर सम्मेलन की स्थापना का प्रस्ताव। लोगों से लोगों का जुड़ाव। बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट 2025, प्रथम बिम्स्टेक खेल 2027, पारंपरिक संगीत समारोह, युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन और हैकाथॉन, युवा पेशेवर आगंतुक कार्यक्रम की योजना। भारत थाईलैंड की सामरिक साझेदारी के अंतर्गत प्रमुख पहल क्या है? समुद्री सहयोग। इंडो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक महासागर पहल पर आसियान आउटलुक के तहत संयुक्त प्रयास और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर तेजी लाना। रक्षा एवं सुरक्षा। विस्तारित रक्षा वार्ता, वार्षिक अभ्यास, मैत्री तथा आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी को साझा करने पर सहयोग। व्यापार और निवेश। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने, निजी निवेश को आकर्षित करने, एफटीए उन्नयन की संभावनाएं तलाशने की योजनाएं। सांस्कृतिक एवं जन आदान प्रदान। शैक्षिक, पर्यटन एवं प्रवासी सहभागिता में वृद्धि तथा साझा बौद्ध विरासत का उत्सव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा नवाचार में संयुक्त परियोजनाएं। बहुपक्षीय समन्वय। नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आसियान, IORA, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में सहयोग को मजबूत करना। बिम्स्टेक क्या है? विश्व की जनसंख्या का 22%, 1.7 बिलियन। संयुक्त GDP कितना है? 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। 1997 में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड द्वारा गठित किया, जिसमें बाद में म्यांमार, नेपाल, भूटान भी शामिल हो गया। इसमें सदस्य कौन था? संस्थापक सदस्य कौन था? भारत था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, थाईलैंड था। म्यांमार 1997 में शामिल हुआ। नेपाल और भूटान 2004 में शामिल हुए।
इसका उद्देश्य अपने 7 सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड को इस तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका क्या क्या महत्व हो सकता है? एक्ट ईस्ट अलाइनमेंट हिंद महासागर और हिंद प्रशांत गलियारों में संबंधों को गहरा करके भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सुदृढ़ करता है। सार्क का विकल्प सार्क की निष्क्रियता के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग के लिए एक कार्यात्मक मंच प्रदान करता है। क्षेत्रीय सुरक्षा MHDR मानवीय सहायता, आपदा राहत और सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रमुख तंत्र के रूप में कार्य करता है। सांस्कृतिक संरक्षण नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाल की खाड़ी अध्ययन केंद्र जैसी पहल का उद्देश्य क्षेत्र की अमूर्त विरासत को सुरक्षित रखना और बढ़ावा देना है। आज के लिए इतना ही और अगला पार्ट कल आएगा।